हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज समीर। वेलकम टू एसएसपी एजुकेशनल ग्रुप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री, क्लास 9th का। और इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब मैं आपको क्या करूँगा, आपको एक तरह से स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगा कि भाई मतलब एक तरह से स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए ये चैप्टर। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें एक सीन बताया गया है। ये जो सीन है, इसमें क्या बताया गया है कि जो पूरी जो स्टोरी है उसके जो बीच में जो पार्ट था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब के ये सीन बताया गया है। चलो हम सब स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। द सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास टू द अपर क्लास। अभी इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 में, जो ये सीरीज थी, यानी जो ये अब जब ये इवेंट क्यों चालू हुआ था, ये चालू हुआ था जो फर्स्ट स्टेज जो मिडिल क्लास से अपर क्लास के लोगों के बीच में है। मतलब ये इवेंट चालू, यानी एक तरह से रिवोल्ट चालू हुआ था। जो पीपल थे, जो लोअर क्लास के जो पीपल थे वो ना क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं जो अपर क्लास के ऊपर, क्योंकि वो क्या करते थे कि एक तरह से ना उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो ये रेवोल्यूशन है ये अब क्या करता है कि वो ना लिबर्टी एंड इक्वलिटीज के ऊपर बदलाव लाता है। अभी आपको आगे जाकर इसको समझ में आएगा कि भाई क्या बदलाव लाता है। द रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया द 14 जुलाई 1789 को ये रेवोल्यूशन बिगेन हुआ था। द स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्टेस्ट प्रिजन द बेस्टल। मैं आपको बताता हूँ बेस्टल फोर्ट क्या है। बेस्टल जो अभी ये पिक्चर देख रहे हो ना, यही है अपना बेस्टल फोर्ट। अब ये क्या था कि ना यहाँ पर जो लोग थे ना, ये क्या हुआ था कि ना मतलब यहाँ पर एक तरह से ना जो किंग ने ना वो अपने ना फौजी भेज दी थी, यानी अपने ट्रूप्स भेज दी ताकि इनकी हेल्प कर सकें। अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा कि किस टाइप की हेल्प के लिए वो उन्होंने किंग ने भेजे थे इनके लिए ट्रूप्स। तो क्या करा था उनको एक तरह से गलतफहमी हो गई थी कि हमें ना मार देना चाहते हैं किंग को, तो इसकी वजह से इन्होंने ना सैनिक भेजे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने ना इनको ताकि बेस्टल, इनको लगा कि बेस्टल फोर्ट में एक तो या तो फूड भी हो सकता है और वेपन भी हो सकता है। ये सब इन सब के चक्कर में उन्होंने क्या करा कि बेस्टल फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। तो हमला करा तो जितने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी उसके अंदर, बेस्टल फोर्ट के अंदर। तो जो सिक्योरिटी थी उससे उन्होंने गन्स तो छीन ली। उसके बाद थोड़ा बहुत उनको फूड भी मिल गया। अब जो प्रिजनर्स थे, यानी जो जेल में जो कैद थे, उनको भी उन्होंने छुड़ा लिया था। चलो अब हम ना अपने दूसरे टॉपिक में आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच सोसाइटी। अब जैसे कि अब हम हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब हम ये जो फ्रेंच सोसाइटी, द टर्म ओल्ड रिजिम is usually to describe the society and institution of France before 1789। इसमें बताया गया है जो ये टर्म है ओल्ड रिजिम, ये ओल्ड रिजिम का जो टर्म है, ये जो ओल्ड रिजिम का जो टर्म है ये क्या था कि जब 1789 से पहले, यानी जब याला जब इवेंट स्टार्ट हुआ था, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जब है ना जो नीचे जो ओल्ड रिजिम था, जो नीचे लोअर जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको ओल्ड रिजिम पहले बोलते थे। इसमें क्या था कि तीन टाइप के स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट में होते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में होते थे नोबिलिटी, तो थर्ड स्टेट में होते थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर एक्सेट्रा। अब आपको ना थर्ड स्टेट में तो आपको पता चलिए क्या होगा कि भाई ये ना पीजेंट्स, मर्चेंट्स होंगे। अब मैं आपको एक तरह से पूरा डिटेल में बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेट में क्या था, क्लर्जी। अब आप समझ रहे हो क्लर्जी क्या है। अब क्या होता था, इसके वहाँ के जो चर्च होते थे, वहाँ के जो फादर्स होते थे, यानी जो वहाँ के फादर, यानी जिसके हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं ना, वैसे वहाँ पर फादर होते हैं चर्च में। तो ना तो क्या है कि वो उसको क्लर्जी कहते हैं। तो और जो ना सेकंड स्टेट में नोबिलिटी। अब नोबिलिटी में कौन कौन आते थे, जैसे किंग्स आते थे, है ना। और जो थर्ड स्टेट में होते जो पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर एक्सेट्रा। ये एक तरह से अपने इंडिया के तरह ही है। जैसे अपने इंडिया में तो 4 या 5 होते हैं, और है ना, और फ्रेंच में होते थे 3। ऐसे कि इंडिया में हो गए, जैसे फर्स्ट में हो गए ब्राह्मण, सेकंड में हो गए क्षत्रिय, और लास्ट में हो गए शूद्र। ये इसी टाइप में इनका वो था। अब क्या होता है कि जो टिथ्स क्या होता है, ये एक टैक्स का नाम है। ये टैक्स से ना क्लर्जी लोग, यानी जो क्लर्जी होते थे, ये यानी जो फादर्स होते थे, ये ना दूसरे, जैसे कि ओनली थर्ड स्टेट से ही लेते थे। यानी जो ये थर्ड स्टेट को जब ये बताओ टैक्स किस बेसिस पे लेते थे, जैसे कि उन्होंने कि ना कैसे मान लो कि आपने ना एक तरह से खेती कर ली,
है ना। अब मैंने खेती करी तो जैसे कि मैंने 100% की खेती करी, तो जो उसके अंदर से 110% होगा वो ना ये थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट को देगी। और है ना, और उसके बाद क्या होता था कि अभी ये दूसरा है टेली। अभी टेली क्या होता है, अब ये क्या होता है कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। अब क्या होता था कि जो थर्ड स्टेट होती थी ओनली थर्ड स्टेट ही पे करती थी, और ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट ही कुछ पे नहीं करती थी। तो थर्ड स्टेट होती थी ये सेकंड स्टेट वालों को पे करती थी, यानी किंग्स को पे करती थी। और ये जो ये होता था, यानी ये जो थर्ड से जो किंग को पे करती थी वो मतलब कैसी भी मतलब टैक्सेस कैसे देते हैं अपन इंडिया में वैसे ही, लेकिन है ना ये टैक्सेस क्या होते थे कि मतलब कम बढ़ते रहते थे, मतलब बढ़ते रहते थे, है ना। तो ये इस टाइप में होता था। तो ये ना इसमें जो क्लर्जी और ये नोबिलिटी वाले थे, अगर इनके फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में जो पैदा हो गया तो उसको क्या एक तरह से ऐश ही ऐश है, यानी जो इंजॉय वाली बात नहीं है, जिसकी इंजॉय है, इंजॉय कन्वीनियंस बेस्ड ऑन द बर्थ। यानी अगर जैसे क्लर्जी नोबिलिटी में पैदा हो गया, सबसे पहली बात तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके मतलब ये टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, टैक्स उनको बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जेम्पशन फॉर पेइंग टैक्स, यानी वो एक तरह से वही बात। और जो जैसे कि उनके अब वो अमीर भी होते हैं, तो उन्हें इसकी वजह से ये होता है। अब क्या होता है कि एम्प्टी ट्रेजरी की अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। अब हमारा तीसरा टॉपिक है एम्प्टी ट्रेजरी। अब है ना एम्प्टी ट्रेजरी, आप सोच रहे होंगे भैया एम्प्टी ट्रेजरी कहाँ से हो गई। अब ये एम्प्टी ट्रेजरी है कि भाई जब है ना जब लुइस, यानी जब वहाँ के जो फ्रांस से जो किंग बने थे लुइस 16, ये जब है ना वहाँ पर मतलब जब किंग बने ही थे तो उन्होंने देखा था कि ये ना वो जो ट्रेजरी थी उनकी वो पूरी की पूरी खाली थी। अब है ना ये कॉजेस है फॉर एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस अंडर किंग लुइस 16 है एक तरह से। और long years of war had drained the financial resource of France। अब भाई क्या होता है कि देखो अभी आप है ना लड़ने चले गए, अब लड़ने चले गए उसके अंदर गन्स भी आएगी, बम भी आप क्रिएट करोगे, तो अब है ना ये सब क्रिएट करने में क्या होता था कि जो ना जो इनकम होती थी जो वो किससे जाएगी भाई, वो तो ट्रेजरी से जाएगी उन्हीं किंग के। अब वो किंग की ट्रेजरी की तो एक तो याला था कि जब भाई देखो ये ऐसे पैसे मतलब पैसे इस बेसिस के ऊपर, एक तो इस बेसिस के ऊपर जा रहे थे। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइलेस एंड कोर्ट। भाई अब देखो, अब किंग ने भाई ऊंची ऊंची इमारत तो खड़ी कर दी, अब उसको मेंटेनेंस भी तो करेगा वो थोड़ा कैसे छोड़ देगा, उसको खंडर बना देगा। तो फिर मेंटेनेंस करने की वजह से भी वो बड़े बड़े तो थी तो मेंटेनेंस वो ज्यादा लगता था, तो वो भी ट्रेजरी से ज्यादा था उसका मेंटेनेंस। जो अंडर लुइस फ्रांस हैड द 13 अमेरिका कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस। अब क्या, अब ये आप वाला अमेरिका में समझो कि यूएस वाला अमेरिका, यानी एक तरह से ये होता है कि एक तरह से जो दूसरी जो कंट्री होती है उसको भी एक तरह से हम ना अमेरिका कंट्री से मानी जाती थी। अब इसने क्या करा था कि थोड़ा सा उसके ज्यादा अच्छी मतलब सब इसकी इज्जत करे लुइस की। तो क्या हुआ था कि अमेरिका जो कॉलोनीज थी उसमें से जो उनके जो ब्रिटेन ने ना जब उनको ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए लुइस ने यानी किंग ने मदद करी थी। तो उस भाई वो ना अब ना हथियारों से तो उनको इंडिपेंडेंस हटाएगा है ना। तो ना क्या था कि इसी बेसिस के ऊपर उसकी एम्प्टी ट्रेजरी होती जा रही थी। वॉर एडेड टू द डेप्थ। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट में और सेकंड वाले पॉइंट में ना आपको बताया था कि है ना कि ना ये ना इस टाइप से ना ट्रेजरी ना इसकी जाती जा रही है, अब जाती जा रही है। अब इसकी जाती जाने की वजह से मतलब इसने इतनी सारी गन्स बना ली, बॉम्ब्स बना ली और उसकी लड़ाई भी कर ली, जीत भी ली। उसके बाद अब इसकी वॉर एडेड टू द डेप्थ, यानी उसकी पूरी को पूरी जो कमाई थी ट्रेजरी थी वो अब धीरे धीरे करके क्या पूरी खत्म ही हो गई थी। अब लेंडर्स बिगन टू बार्ग हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब क्या हुआ था कि जैसे कि जो वो थे जमींदार वो अब क्या करने लग गए थे, अब ज्यादा ना लोन्स लेने लग गए थे, एंड लोन्स मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ाने लग गए थे। अब ड्यू टू एम्प्टी ट्रेजरी दे इंक्रीज द टैक्सेस। अब क्या था कि जो एम्प्टी ट्रेजरी हुई थी भाई वो तो अब किंग कहाँ से लाएगा, जनता से क्रेडिट लिया करेगा। तो भाई अब है ना एम्प्टी ट्रेजरी के कारण अब उसने क्या करा, टैक्सेस अब और बढ़ा दिया। अब ये ना आप ये वाला पॉइंट आप नोटिस करो कि द टैक्स पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट। अब इसका मतलब ये है कि है ना कि जो टैक्स हुआ करते थे
जब थर्ड स्टेट जिसमें पीजेंट्स, मर्चेंट्स और ये सब आते, मतलब लोअर कास्ट के जो लोग आते थे, ओनली वो ही पेड करते थे, ना ही फर्स्ट स्टेट करते थे। सेकंड स्टेट तो ना वो वैसे भी टैक्स मांगता था, वो पेड नहीं करेगा। जो फर्स्ट स्टेट के होते थे ना, जो फादर होते थे चर्च के, वो भी पेड नहीं करते थे टैक्स इनको, तो ओनली थर्ड स्टेट को करते थे बेचारे। अब हम आते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट है, टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव द सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब ये स्ट्रगल टू सब्सटेंसेस क्राइसिस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या चीज है। अब क्या होता है, जैसे कि ना अब क्या होता है कि जैसे कि ना मतलब जैसे कि एक चीज की लैकिंग होने लग गई है, एंड लैकिंग मतलब यानी मतलब कम होती जा रही है वो चीज कि जैसे कि ना अभी फसल उगाई, अब फसल उगाई तो भाई वो ना वहाँ पर बारिश भी पड़ी, सब कुछ पड़ गया, तो वो फसल क्या खराब हो गई ना, तो अब उसकी लैकिंग आ गई। अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा तो जाके आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी आपको वैसे क्लियर नहीं हुआ होगा। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड बाय द 23 मिलियन टू द 28 मिलियन। इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, अब भाई क्या था, एक तो वो ना उसकी एम्प्टी ट्रेजरी भी हो गई थी, हमने पिछले स्लाइड में आपको डिस्कस कर ही लिया था। अब जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो गई थी, पहले तो 23 मिलियन थी, अब 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन और बढ़ गई। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन while the production didn't increased। अब क्या था कि जो ना अब जैसे डिमांड, अब ज्यादा लोग होंगे, अब भाई डिमांड ज्यादा बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ गई तो भाई क्या हुआ कि जो फूड और ग्रेन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, अब बढ़ गई। अब जबकि फूड और जो ग्रेन थे वो उनकी ठीक से मतलब प्रोडक्शन हुई नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ उस टाइम क्या था कि वहाँ पर एक तो बर्फ के कारण भी, वेदर खराब होने के कारण भी। मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा तब जाकर आपको और अच्छी तरह से आएगा कि सबसे क्राइसिस क्या होता है। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, इट वॉज द स्टेपल फूड ऑफ द मेजोरिटी। मैं आपको बताऊं स्टेपल मतलब ये ना मतलब ओनली ब्रेड की ही प्राइस क्यों बढ़ी, मैं बताऊं। जैसे कि ना जो तमिल होते हैं ना, तमिल लोग आपने देखे, तमिल लोग, तो उसमें क्या होता है कि तमिल में ना वहां पर क्या करते हैं कि ना राइस ज्यादा खाते हैं। अब राइस ज्यादा खाता है कैसे, उनको वो स्टेपल फूड ही हुआ। वैसे ही ना फ्रांस का भी ना वहां पर था ब्रेड, उनका स्टेपल फूड, और वहां पर ब्रेड ज्यादा खाते थे। अब जैसे कि वही वाली कंडीशन आएगी, द डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या था, जो प्राइस था, अब भाई देखो कंज्यूमर ज्यादा और जो प्रोडक्ट कम, तो भाई अब क्या करेंगे, ब्रेड के अब ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे, है ना। अब जो फोर्थ पॉइंट है, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिडंट इंक्रीज विद द राइज इन प्राइसेस विच लेड टू द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच इंक्रीज्ड। अब भाई मैं बस आपको बताता हूँ ये थर्ड फोर्थ वाला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि ये ना क्या था कि जो मतलब जो काम करने वाले थे थर्ड स्टेट के जो लोग थे, अब क्या था, ये वैसे तो टैक्स दे देगा तो पुअर हो ही रहते हैं। अब हो रहे थे ना, अब क्या करा उन्होंने कि जो है ना मतलब जहाँ पर काम करते थे वहां पर है ना वहां पर सैलरी भी इनकी बढ़ा रहे नहीं थे, और जबकि ना वो टैक्स का तो बढ़ता जा रहा था। और अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, विच लेड टू द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये है कि जो गैप था पुअर और रिच के बीच में, ये ज्यादा बढ़ गया कि ना पुअर तो जो गरीब थे वो गरीब होते गए, और जो अमीर थे वो अमीर होते गए, है ना। अब इस टाइप का था ये। अब ना हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, इट बिकेम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशंस रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब ये जो आपने जो ये सेकेंड और थर्ड वाला जो पढ़ा था ना पॉइंट, ये उसी से रिलेटेड वाला पॉइंट ही है। इट बिकम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशन रिड्यूस द हार्वेस्ट। यानी इसमें बता रहा है कि उस मतलब क्या था कि जो बैड कंडीशन, जैसे कि कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी बर्फ पड़ रही है, इस सब के कारण क्या था कि ये ना मतलब फसल ज्यादा खराब होने लग गई थी, यानी रिड्यूस हार्वेस्ट। अब इसी चीज को कहते हैं हम सब्सटेंसेस क्राइसिस। आपको समझ आ गया होगा आई होप, है ना। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। अब आप ये सोच रहे ये क्या चीज है, ये क्या है कि अब हम इसके पॉइंट से पढ़ते हैं, इन द एंड ऑफ प्रिविलेजेस द ग्रोइंग ऑफ ट्रेड लीड्स टू ग्रोइंग ऑफ इनकम ऑफ मिडिल क्लासेस।
आप सोच लूंगा कि भाई अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस करा कि भाई कि वहां पर तो पहले तो ना वहां पर तो जो थर्ड स्टेट के लोग तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब गरीब हो गए थे, लेकिन इसमें तो ये बता सेकंड स्लाइड में तो बता रहे कि भाई वो तो ना अमीर हो गए। तो वो पूरे थर्ड स्टेट में अमीर नहीं हो गई, क्या था जो थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन थे वहां उनको तो वो तो फार्मर को हुआ था ना कि भाई फार्मर गरीब हो गए थे। जो थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन थे वो जो यानी जो ग्रोइंग ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड के उस टाइम पर जो एंड ऑफ प्रिविलेज में ट्रेड ज्यादा होने लग गई थी, यानी अंतिम 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 वक्त में ट्रेड ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इस कारण की वजह से बिजनेसमैन यानी जो ट्रेडर, अभी आप इस वाली भाषा में बात करें तो बिजनेसमैन वो ना अब उनकी ना मतलब इनकम ज्यादा बढ़ती रह गई। अब क्या करते हैं, अब इनकम बढ़ गई तो अब क्या करते हैं वो अपने जो बच्चे होते हैं उन सबको क्या पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने से क्या होगा कि अब है ना अब उनके अंदर है ना अब क्या करेंगे वो, अब जो दूसरी वाली जो उनकी पीढ़ी थी यानी उनके जो बच्चे जो पढ़े जो स्टडी जब वो स्टडी सब पढ़ के करा थर्ड स्टेट में ही, तो क्या था बिलीव्ड दैट नो प्रिविलेजेस शुड बी गिवन बाय द बर्थ रेदर देन द पर्सन सोसाइटी शुड बी मेरिट बेस्ड। यानी इसमें ये बता रहा है कि भाई वो ये अब ये सोचने लग गए थे कि अभी बताने लग गए थे कि भाई हमें बिलीव नहीं करना चाहिए कि भाई कोई सी भी प्रिविलेजेस यानी कोई सी भी अधिकार मतलब बर्थ से नहीं होते। अगर वो अलग बात है कि भाई कि जो राजा है वो राजा का बेटा राजा ही रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर जैसे कि दूसरी चीज जैसे कि फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं क्लर्जी, वो जो अगर फादर है अगर उसका बेटा कुछ और भी जैसे कोई बिजनेसमैन बन गया तब भी उसको उतनी इज्जत दी जा रही है उतनी जितनी फादर को दी जाती है, तो वो वाली बात इस पर गलत बताई गई। अभी जो ये जो दे इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर्स, अब यार जो पॉइंट है अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तब हम अपने दूसरे स्लाइड में आते हैं द रोल ऑफ फिलोसफर्स। अभी आप ये समझिए द रोल ऑफ फिलोसफर्स, दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग टू द इक्वलिटी एंड द फ्रीडम। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि क्या कहता था इन्होंने इक्वलिटी और फ्रीडम के बारे में अभी है ना ये मतलब ये बताते जा रहे थे। अब देखो फिलोसफर सच एज फिलोसफर फर्स्ट फिलोसफर थे जॉन लोक और उनकी बुक थी टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। इनका आइडिया था रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। अब ये सेकंड थे अपने फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो। अब है ना इनकी जो बुक थी वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आइडियाज था इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी इनका जो आइडिया था ये था कि एक तो इक्वल वोटिंग, यानी आप जैसे कि उस टाइम क्या होता था कि ना अभी आगे आप जाकर पढ़ोगे स्टेट मतलब स्टेट असेंबली के बारे में। वो क्या था कि जो वोट मतलब जैसे कि अगर राजा को ज्यादा टैक्स बढ़ाना होता था, टैक्स में कुछ भी चेंजेस करने होते थे तो क्या करते थे वो वोटिंग लेते थे। तो वोटिंग लेते थे तो थर्ड स्टेट वाले लोग होते थे ना उनके बहुत ज्यादा जो इसके 1% एक ही वोट देगा वो थर्ड स्टेट में, और जो सेकंड स्टेट सॉरी और जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो थर्ड स्टेट से ज्यादा वोट देते थे। यानी जैसे कि एक बंदा दो वोट दे रहा है इस टाइम में था उनका काम। तो क्या था कि उन्होंने बताया भी कि भाई आप अपने अधिकार में बोलिए ना कि भाई इक्वल वोटिंग करने के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम आते थर्ड फिलोसफर्स में मॉन्टेस्क्यू। अब इन्होंने क्या करा, इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस। इन्होंने एकदम एक तरह से ना अच्छा वो दिया था आइडिया, वो तो सबने दिया था। इनका आइडिया था डिवीजन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इनका क्या था कि भाई देखो अगर राजा को आप सब पावर दे दोगे तो वो तो अपनी हुकूमत चलाएगा ना, वो थोड़ा दूसरे की मानेगा। वो मतलब अगर कोई उसके अपोज बोलेगा भी सही तब भी ना उसको ना नीचे बैठा देगा, नहीं कि भाई उसको बोलने नहीं देगा, उसको सजा पनिश कर देगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना चाहिए लोगों को, यानी एक के पास देखो लॉ बनाने का होना चाहिए, एक के पास लॉ को लागू करने का होना चाहिए और एक को सजा सुनाने के लिए होना चाहिए। इस कारण मतलब इन्होंने ये आइडिया दिया था। अब आता है हमारा लुइस प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्सेस। अब देखो मैंने आपसे की थी ना देखो कि जीन जैक्स एसओयू है, उन्होंने क्या करा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी बुक, और जो आइडियाज था इनका इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसके बाद जब हम आगे आएंगे, अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आया मीटिंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल
मैंने आपको बताया ना जो स्टेट जनरल है मीटिंग, उसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। अभी अब क्या है कि जो मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वाज ऑन 5 मई 1789। अब जैसे कि अभी आप धीरे धीरे कर देखो, आप अभी आप देख पा रहे हो, अभी धीरे धीरे कर हमें ना 14 जुलाई तक आ रहे हैं। अभी हम पूरी तरह से नहीं आए। अब क्या था, जो किंग प्लान टू इम्पोज मोर टैक्स ड्यू टू एम्प्टी ट्रेजरी। मैं आपको बोला था कि एम्प्टी ट्रेजरी की वजह से वो ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे। बट किंग कांट इम्पोज टैक्स विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अब जो किंग था ना, ये अब क्या करता था, मतलब ये स्टेट जनरल एक असेंबली है, यानी एक तरह से बैठक मतलब एक तरह से अभी की भाषा में बोली तो बैठक। वो क्या करते हैं कि ना इसमें क्या वोटिंग करते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। वो आगे जाकर आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे कि है ना कि मतलब इस असेंबली के बिना वो ना टैक्स बढ़ा नहीं सकता था। द लास्ट मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वॉज कॉल्ड इन 1614, जब लुइस जब लुइस 16 किंग नहीं थे, यानी जब 1614 में लुइस 16 किंग ने, तब है ना लास्ट जनरल असेंबली बुलाई गई थी। अब अपन दूसरे टॉपिक पर आते हैं अपने, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब देखो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पॉइंट्स में डिस्कस करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। इन ऑर्डर टू पास द प्रपोजल टू रेज टैक्सेस, लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल। मैंने आपको भी पिछले वाली वीडियो में बताया कि भाई वो स्टेट जनरल अब बिना असेंबली बुलाएगा। ऑन 5 मई 1789 300 representatives from each first and second state and 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। अब क्या था कि जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स तो आए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से, और जो 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोग आए थे वो थे थर्ड स्टेट से, यानी वो ओनली वो जितने भी उनका पूरे जितने भी पीपल थे वहाँ के, यानी थर्ड स्टेट में जो बिलोंग करते थे उनमें से जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि कोई मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल थे वो आ गए थे 600। वो जो टोटल था उनका वो थे 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर हुए थे स्प्लेंडेड हॉल फॉर द असेंबली। स्प्लेंडेड हॉल एक हॉल का नाम है वाले असेंबली में। द थर्ड स्टेट डिमांडेड, एक मिनट यार आप पॉइंट एकदम गौर से सुनिएगा, आगे जाकर आपको और ज्यादा मतलब मजा आएगा इस स्टोरी में। द थर्ड स्टेट डिमांडेड प्रपोजल फॉर इक्वल वोटिंग। अब क्या था, जो थर्ड स्टेट थी, मैंने आपको बताया था ना कि वो अभी मैंने जब आपको द रोल ऑफ फिलोसफर्स के बारे में बताया था कि ना कि वो ये जीन जैक्स रेसोयू ने ना ये बोला था कि है ना आप है ना अपने वोटिंग का ना अधिकार लो, कि ना फर्स्ट मतलब अगर आप थर्ड स्टेट वाले तो ना किसी एक आदमी तो एक आदमी का एक ही रहेगा वोट, और जो सेकंड और फर्स्ट स्टेट में थे उनका इनसे ज्यादा था यानी एक आदमी पता नहीं कितने दे देता था। तो उन्होंने बोला पहले किंग से पहले तो आप है ना जो ये वोटिंग है ना सबकी इक्वल करो, तब जाकर हमें ना इसको ऊपर वोट देंगे नहीं देंगे, फिर तब जाकर सोचेंगे। जो किंग था लेकिन जो किंग था उन्होंने क्या करा कि जो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब बोला कि भाई ये तो ना मतलब ये तो मेरी पूरी पावर ही छीन लेंगे एक तरह से, ऐसे कर तो उन्होंने ऐसा मना कर दिया। अब ये प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, अब जो न्यू टैक्सेस पर प्रपोजल, वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब क्या था कि ना जो जितने भी ना इन्होंने क्या करा कि थर्ड स्टेट ने बोला कि भाई एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, 2 वोट नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। अब जो ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हो कि थर्ड स्टेट यानी जो 600 पीपल थे कम टू टेनिस कोर्ट। अब जो स्प्लेंडेड हॉल था इसके मतलब इसके पास ही ना टेनिस कोर्ट था, है ना। तो क्या, तो जितने भी थर्ड स्टेट वाले लोग थे ना सब वहां पर आ जाते टेनिस कोर्ट में, 600 पीपल वहां पर आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बाय थर्ड स्टेट्स, यानी जो थर्ड स्टेट था ना वो टेनिस कोर्ट में उन्होंने क्या करा, एक नेशनल असेंबली बनाई ताकि ना ये ना मतलब किंग जो अपनी ना मर्जियां चला रहा है इसको ना हटाने के लिए। अब मैंने देखो, अब मैंने इसलिए ऐसे लिखा जीन जैक्स रेसोयू कि ना कि जीन जैक्स रेसोयू ने ही बताया था कि इक्वल वोटिंग का। मैं आपको फिलोसफर्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको ये। मेराब्यू एंड अबेस्टाइसिस हेल्प टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशनल असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन दोनों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी थी।
अब हम इसके बाद जाते हैं द आउटब्रेक। अब हम इसके नेक्स्ट इसका है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन सेकेंड। अब द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन सेकेंड में हम आते हैं while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution। यानी जब मैं आपको जैसे बताया था कि भाई सारे लोग नहीं आए थे, यानी कुछ यानी मतलब थर्ड स्टेट में 600 लोग ही आए थे वहां पर। अब भाई जब वहां पर जब लोग बचे थे मतलब 600 लोग तो वहां पर आगे वर्साइलेस में। अब वो टेनिस कोर्ट में अगर ड्राफ्टिंग करने लग गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना अब इसका। अब जो बाकी जो बचे लोग थे थर्ड स्टेट के, अब वहीं पर ही थे वो अपने गाँव में। द फ्रेंच सोसाइटी सब्सिडेंशियल क्राइसिस इंटरनल ड्यू टू मतलब क्या था कि मैंने आपको पिछले वाले मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि सब्सिडेंशियल क्राइसिस क्या होता है, कि आपको समझने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो अब इस सब्सिडेंशियल क्राइसिस में कहते देखो एक तो हार्श क्लाइमेट की वजह से, पुअर हार्वेस्ट की वजह से, क्राइसिस इन कंट्री, यानी क्या था अब है ना भूखमरी की टाइप में आने लग गई थी, यानी कि लोग है ना अब जैसे कि भूखे मरने लग गए थे। अब देखिए अब है ना यार जो पॉइंट है, एक मिनट आप ये सुनिएगा। ऑन 14 जुलाई 1789 लुइस ऑर्डर ट्रूप्स टू बेस्टल फोर्ट। अब देखो अब जो मैंने सबसे पहले जो आपको स्लाइड बताई थी ना, मैंने आपसे की थी कि भाई ये जो क्या था कि जो ये सीन है एक की ना पूरे स्टोरी का एक सीन बताया कि भाई कि रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब हम उसके बाद में उससे पहले से पढ़ेंगे ये। अब है ना अब वही वाली स्टोरी का लिंक आ गया। अभी क्या था कि अब है ना जो किंग है उन्होंने ना अब क्या करा कि ये सबको देखकर कि भाई कि नहीं लड़ाई क्या था कि जो लोग थे ना भूखमरी आ गए थे, तब लोग क्या करने लग गए जो ब्रेड उनका उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए थे, तो ब्रेड की शॉप्स पर क्या करने लग गए थे मतलब लड़ाई करने लग गए थे कि भाई ये मेरी ब्रेड है ऐसे टाइप में। और उन्होंने क्या हमला भी कर दिया था ब्रेड की शॉप्स पर। देन मतलब क्या कि फिर लुइस ने की कि भाई अब आप ट्रूप्स को भेज दिया ताकि उन सबको सेफ रखने के लिए नहीं लड़ाई वड़ाई ना हो मतलब उनके बीच में। देन पीपल थिंक दैट दे वर कम टू किल देम एंड दे ब्रोक द बेस्टल फोर्ट इन ऑर्डर टू टेक वेपन्स फ्रॉम इट। यानी था कि अब क्या करा पीपल जैसे वो ट्रूप्स आए ना, अब पीपल ने देखा कि लोगों ने देखा कि भाई ये ट्रूप्स ना राजा ने भेजी तो इसका मतलब ये ना हमें मारने के लिए आए हैं। तो इन्होंने क्या करा कि ना जैसे कि उनके पास वेपन्स थे नहीं। अब है ना वहां पर आपको पता था मेरा बेस्टल फोर्ट था, वो एक प्रिजन था, तो उसमें क्या था कि ना इन्होंने ना जो सिक्योरिटी थी उनसे क्या करा मतलब अटैक करा। तो बेस्टल फोर्ट पे अटैक करा, ट्रूप्स पे अटैक नहीं करा था, बेस्टल फोर्ट पर अटैक करा था ताकि ना इनको वेपन्स मिल सके। लेकिन वेपन्स ओनली जो ना वहाँ पर सिक्योरिटी थी बस उनसे ही मिला था। और फिर और ना उन्होंने सोची थी कि दे ऑल्सो टेक द प्रिजनर्स फ्रॉम द प्रिजन, यानी कि जो ना वहाँ पर जो जेल थी ना, अब देखो भाई प्रिजनर्स थे, और प्रिजनर्स थे ना तो क्या था उनको प्रिजनर्स को भी बाहर निकाल दिया, यानी जो कैदी थे वहाँ के उनको भी बाहर निकाल दिया। तो आपको एक बात बताऊँ मैं कि इसके अंदर कैदी कितने थे, ओनली 7 कैदी थे, तब भी उनको बाहर निकाल दिया। अब उन्होंने क्या करा कि फूड भी देखा तो फूड भी मिल गया थोड़ा बहुत। अब है ना अपने दूसरे पॉइंट में आते हैं। दे ऑल्सो सेल ब्रिक्स ऑफ फोर्ट। आप सोचो कि ये क्या भाई कि भाई वो फोर्ट था तो उसकी ना वो ब्रिक्स तोड़कर अपने घर में लगाएंगे, नहीं अपने घर पे नहीं लगाएंगे। वो क्या था कि है ना जो मतलब एक तरह से उनको यादगार रहे कि है ना, और वो ऊंचे दामों में बेच रहे थे कि भाई कि ब्रिक्स ना मतलब बहुत ऊंचे दामों में बेच रहे थे कि भाई बेस्टल फोर्ट की ब्रिक है, तो इस टाइप में कि ताकि ना इसी यादगार रहे। अभी आप ज्यादा पॉइंट पाओ सॉरी मैनर हैड डिस्ट्रॉय फार्म पीजेंट फियर अबाउट द एक्शन ऑफ मैनर। अब आप समझ रहे हो मैनर, सोच रहे हो मैनर क्या चीज है। अब ये क्या है कि मैं जो ग्रेट लैंड ओनर थे, यानी जो फर्स्ट एड में जो कुछ ग्रेट लैंड ओनर भी आते थे, उसमें क्या था उन्होंने क्या उनके अफवाह वहां पर फैल गई थी कि जो लैंड ओनर थे ग्रेट, वो उन्होंने क्या करा है कि एक तरह से एक टीम बना ली है। तो टीम बना ली ना तो क्या करा उन्होंने कि सबके ऊपर ना क्या कर रहे हैं, खेतों को ना जला रहे हैं, जलाकर उनके ना मतलब उनके ना खेत ना खराब कर रहे हैं। तो जो ना लोग थे वहां पर तो उनको डर से लग गया था। अब हमें दूसरे पॉइंट आते हैं। द पीजेंट्स अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ किंग और ग्रेटर लैंड ओनर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फूड फॉर रिवेंज। मैं बताऊं क्या होता है कि ना अब है ना क्या करता है, होता है कि पीजेंट्स को अब गुस्सा आ जाता है। अब क्या करता है वो एक तो ना किंग्स के भी फोर्ट को तोड़ते हैं और जितने भी जो ग्रेट लैंड ओनर्स है उन सबके घर के ऊपर भी छापा मार देते हैं। और है ना या तो उनको फूड मिल जाए
मतलब उनको फूड भी मिल जाए और उनको ना रिवेंज भी मिल जाए, है ना। तो ये अपने नेक्स्ट वाला हम ना टॉपिक पढ़ते हैं, सॉरी पॉइंट पढ़ते हैं। किंग रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई किंग ने देखा कि सब क्या कि लोग हैं ना तोड़ भी रहे हैं इनकी चीजें, अब तोड़ भी रहे हैं, तब किंग ने क्या किया कि भाई इससे बढ़िया तो अब मैंने इनकी ना असेंबली को यहाँ कर दूं, वरना फिर मैं ही मर जाऊंगा। किंग ने सोची, तब क्या करा इन्होंने, किंग ने ना ये नेशनल असेंबली को कह दिया कि हाँ भाई मैं आपकी नेशनल असेंबली एक्सेप्ट करता हूँ, और जो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको भी मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जो पावर थी, जो किंग की पावर थी, अब वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। अभी अपने ये दो पॉइंट एक ही चीज के ऊपर लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। द पावर वॉज टेकन फ्रॉम द क्लर्जी। अब जो फर्स्ट स्टेट होते थे ना, जो कि टिथ्स लेते थे टैक्स, यानी जो फादर होते जो टिथ्स लेते थे, टैक्स लेते थे, अब क्या करा उन्होंने कि ना फादर की जितनी भी वो थी ना पावर थी, वो सबको ना उन्होंने मतलब उन्होंने ना उनसे छीन ली, और जो टिथ्स था, जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे, उसको हटा दिया, यानी अबॉलिश कर दिया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज अब हम अगले पार्ट में ना इसके मतलब इस रेवोल्यूशन के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पार्ट में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे बेल नोटिफिकेशन के लिए डाल दीजिएगा, ताकि हम आगे इसकी आगे जाकर वीडियो बनाएं तो आपके पास आ सके। और प्लीज इसको लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।